हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र 2025 का एक वायरल मॉडल पेपर, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित 2025 का ये पेपर है। और ये पेपर में पूरा सोल्यूशन के साथ में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 में पेपर देने वाले हैं और जिनका टारगेट है 95 प्लस लेकर आना, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये वायरल पेपर, इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आपके 2025 में पूछे जाएंगे। पेपर कोड भी आप देख सकते हैं, 957 AP पेपर कोड है। 2025 का न्यू पेपर है, नागरिक शास्त्र 12th के स्टूडेंट के लिए है। पूर्णांक 100 नंबर, समय 3 घंटा 15 मिनट, सभी को पता होगा समय वही होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद में निर्देश में देखिए, निर्देश में लिखा जो जानकारी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट जो है पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, सभी सब्जेक्ट में 15 मिनट पेपर को पढ़ा जाता है। उसके बाद में जो निर्देश है स्टूडेंट, इसको आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर ये निर्देश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे नागरिक शास्त्र का, तो आपको इसी हिसाब से हर एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। यानी इस पेपर के हिसाब से जो बताए गए निर्देश हैं, फिर आपको पेपर में क्वेश्चन का आंसर उतने शब्दों में लिखना पड़ेगा। 10 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में खासकर नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं पूरे बुक के। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। जो बिहार आंदोलन है ये बेसिकली कब प्रारंभ हुआ था, आपके ऑप्शंस में देख लीजिए। ए ऑप्शन है वर्ष 1955 में, बी है वर्ष 1960, सी है 1974 या डी 1999। तो इनमें से कोई एक सही विकल्प है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। तो फिलहाल पहले नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में जेपी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो बिहार आंदोलन है ना, इसको जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार के छात्रों ने, ठीक है, ये क्या है, आंदोलन को चलाया था। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था पहले नंबर, इसका मैंने आंसर दे दिया है। देखिए, जो नागरिक शास्त्र में आपका पूरे बुक का हर एक चैप्टर का पता नहीं कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाकर पूछ लिया जाए, इसीलिए मैं अभी अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। तो उसको भी वीडियो देखिए, और आप लोगों को क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि भैया मॉडल पेपर से ही पिछले साल में काफ़ी विद्यार्थी ने क्या है बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ कर आए थे, काफ़ी अच्छा स्कोर करके आए थे बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात हुई। आपके ऑप्शंस में देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं, शीत युद्ध, आपातकाल, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध। तो दूसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि 10 जनवरी 1920 ईस्वी में, यानी 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। ठीक है, 30 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या अजैविक संघटक में सम्मिलित है। क्या है, संघटक लिखा है, याद रखिएगा, सम्मिलित है। ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश, हवा या जीव जंतु। तो इनमें से बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि निम्न में से क्या है, अजैविक संघटक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी विद्यार्थी यहीं पे गलत, जैसे मैंने शुरुआत में ना पढ़ा था वैसे ही काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये नहीं वाला आप लोग वर्ड को ज़रूर पढ़िएगा, और जो 15 मिनट दिया जाता है यही सब करने के लिए दिया जाता है, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए कि निम्न में से किस नेता ने विपक्षी रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपके 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह। तो इनमें से भैया राम मनोहर लोहिया जी हो जाएंगे। मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में बताया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है, कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया है जय राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, और इन्हीं का भी एक पार्टी है लोहिया सोशलिस्ट पार्टी, जिसको मैंने भी बताया है। तो 4 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1987 में किन 2 राज्यों का गठन किया गया। यानी कौन से वो 2 राज्य हैं जिनका गठन किया गया, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम,
असम एवं मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा या मिजोरम एवं नागालैंड। तो इनमें से भैया राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को 1987 में क्या है इसका एक प्रकार से गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, 92 देशों ने, 125 देशों ने, 155 देशों ने या 160 देशों ने। तो इनमें से 160 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि 6 नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, यहाँ पर देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1956 से 1961 मानी जाती है स्टूडेंट, जो कि 7 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, मेड काउ क्या है। ये भी हमने स्टूडेंट काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, पिछले इस बार भी बताया था और पेपर में भी आया था क्वेश्चन, और इस बार के पेपर में भी पक्का पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो मेड काउ क्या है, बेसिकली ये जानवरों की महामारी है। ठीक है, इनमें से 8वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जानवरों की एक प्रकार से रोग हो जाता है ना, महामारी, यही इसको कहा जाता है मेड काउ का, इसका नाम है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन ने, देखिए भैया चीन ने किस वर्ष उद्योगों का निजीकरण किया था। एक नंबर का क्वेश्चन है, और शुरुआत में ही आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से आप अति लघु उत्तरीय, लघु और दीर्घ उत्तरीय पे ध्यान देते हैं, तो उससे ज़्यादा आप हर एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और नागरिक शास्त्र पर तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ इसके एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 9 नंबर का भी ऑप्शन हो जाएगा 1998 हो जाएगा, जो कि चीन ने उद्योगों का निजीकरण किया था वर्ष 1998 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद में देखिए 10 नंबर, यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, चीन ने शासन अध्यक्ष, क्या है, चीन के शासन अध्यक्ष चाउ एन लाई ने भारत की यात्रा कब की भैया। ऑप्शंस में देख सकते हैं 1956, 1958, 1962, 1964। तो इनमें से 1956 हो जाएगा क्या। ठीक है, 1956 में भैया चीन के जो है शासन अध्यक्ष चाउ एंड लाई, जो कि भैया आपको पता है इनका नाम ही बहुत अजीब होता है। तो 10 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया जो कि आपके बुक से पूछे जाते हैं, और जितने भी बहुविकल्पीय बताए आपके बुक से ही लिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने के पश्चात हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आया है, और ये भी आपके पेपर में 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो इसका प्रश्न का उत्तर होता है आपको देना होता है 10 शब्दों में, और 2 नंबर आपको एक प्रश्न पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों का भी उत्तर। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो मैं सभी का उत्तर देने वाला हूं। ठीक है, वो चाहे अति लघु उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, सभी का मैं उत्तर दूंगा, और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आंसर देना रहेगा। ठीक है, और जो निर्देश मैंने बताया है, निर्देश के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। जैसा कि मैंने अति लघु उत्तरीय में आपको बताया 10 शब्दों में इसका आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, यहाँ पर देख लीजिए आराम से। ठीक है, ये देखिए, भारत में वर्ष 1967 के चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है। जो वर्ष 1967 के चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए ये देखिए उत्तर है, देखिए वर्ष 1967 के चुनाव परिणामों में कांग्रेस सहम, यहाँ पर देखिए कांग्रेस सहम गई। क्या है, कांग्रेस जो थे वो सहम गई, और केंद्र स्तर पर उसकी सीटों में भारी कमी आई। उसकी सीटों में, कांग्रेस की सीटों में क्या है, भारी कमी आई। कई वरिष्ठ मंत्रियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। राज्य स्तर पर कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। ठीक है, तो वर्ष 1967 की ये बात है, जो कि चुनाव के परिणामों की राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है, यह इसका आंसर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर।
ठीक है। अब इस समय तो दबदबा बीजेपी का चल रहा था, नहीं तो जो है 2000 से पहले की बात की जाए तो कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा दबदबा वाली एक प्रकार से सरकार थी। ठीक है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई। तो ये भी मैंने काफ़ी बार क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये भी पेपर में आएगा, फिर मैं इस मॉडल पेपर में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो उत्तर देखिए, वर्ष 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी तथा पूंजीवादी दुनिया में इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, जो पूंजीवादी दुनिया था इसमें कोई संबंध नहीं था। यही है कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब और कब किसके नेतृत्व में हुई। तो यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, संगठन की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करता है तथा इसके सदस्यों की संख्या 16 है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खासकर ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको इसी तरीके से इसका आंसर देना रहेगा। ठीक है, कि विश्व व्यापार के संगठन का एक प्रकार से मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है स्विट्जरलैंड, इसका एक प्रकार से प्रमुख नाम आ जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये भी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको काफ़ी बच्चों का और काफ़ी जो बाइक वगैरह इसका आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगा, तो प्लीज़ उसको क्या है इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए। जो हमारा 26वां संविधान संशोधन था, इसमें भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में बताइए। तो उत्तर देखिए, 26वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से रजवाड़ों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और इस कदम से भी वे शोषित ग्रामीण, यहाँ पर देखिए, शोषित ग्रामीण वर्ग में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफल रही। ठीक है, तो ये जो 26वां संविधान जो है संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सोवियत रणनीति या राजनीति किस विचारधारा पर आधारित है। जो सोवियत राजनीति है ये किस विचारधारा पर आधारित है, चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर है कि सोवियत राजनीति प्रणाली समाजवाद एवं साम्यवाद की विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही था, लेकिन 2 नंबर आपको दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 10 शब्दों में इसका आंसर बेसिकली देना होता है बोर्ड पेपर में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि आसियान में शामिल होने वाले नए सदस्य देशों का नाम बताइए। आसियान क्या है, ये वाला देखिए, ASSEAN। ठीक है, ये है आसियान आपका। तो इसमें देखिए आसियान में शामिल होने वाले नए सदस्य देशों का नाम क्रमशः ब्रुनई, फिर दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया है। ठीक है, ये आसियान में शामिल होने वाले नए सदस्य देशों का नाम है, जो कि 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में 2 एशियाई स्थायी सदस्य का उल्लेख कीजिए। सुरक्षा परिषद में जो 2 एशियाई स्थायी सदस्य हैं इसका उल्लेख करना है। 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा जब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, सुरक्षा परिषद में 2 एशियाई स्थायी सदस्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला रूस और दूसरा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस और चीन, ये भैया 2 एशियाई सदस्य निम्नलिखित हैं। और इसमें देखिए रूस वर्ष 1991 में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना, जबकि चीन वर्ष 1971 में स्थायी जो सदस्य बन चुका था। ठीक है, तो 2 एशियाई स्थायी सदस्य का उल्लेख ये बताया गया है, इसमें देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कौन कौन से समझौते किए गए हैं, इसका उत्तर देखिए। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए निम्न समझौते किए गए हैं। सबसे पहला है अटलांटिका संधि 1959, फिर यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल
क्या है, मॉन्ट्रियल न्यायाचार, यहाँ पर देखिए न्यायाचार अथवा प्रोटोकॉल 1987 और अटलांटिक पर्यावरणीय न्यायाचार अथवा प्रोटोकॉल 1991, ये वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए समझौते किए गए हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या प्रमुख सिफारिश की। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके बारे में बात हो रही है, तो उसका उत्तर देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1953 में बनाया गया और इसने अपनी प्रमुख सिफारिशों में कहा कि राज्यों का गठन उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर करना चाहिए। क्या है, राज्यों का गठन, क्या है, राज्यों का गठन, यहाँ पर बात हुई है कि राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1953 में बनाया गया और इसमें अपनी प्रमुख सिफारिशों में क्या कि राज्यों का गठन उन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है किसका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को कब निरस्त किया। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जो केरल की कम्युनिस्ट सरकार है इसको कब निरस्त किया, इसके बारे में बताइए। तो उत्तर देखिए, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को वर्ष 1959 में संविधान, यहाँ पे देखिए में संविधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत निरस्त किया। ठीक है, तो ये हमारा था 20, जो कि 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो टोटल 20 क्वेश्चंस को बता दिया है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1, जो कि 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। टोटल कितने 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है। कितने में आंसर देना होता है शब्दों में, 50 शब्दों में आंसर देना होता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपनी तर्क दीजिए। ठीक है, तो अपना तर्क देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके उत्तर पर हम बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। तो देखिए उत्तर देखिए, भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है तथा विश्व की कुल जनसंख्या का 17वां हिस्सा ये यहाँ निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भागीदारी करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बनाए रखने के प्रयासों में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, भारत इस बात से भली भांति परिचित है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट बताए गए थे, जो कि यहाँ पर 2 पॉइंट देख सकते हैं किस तरह से है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, और जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिख रहे हैं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, नहीं तो अपने बुक या क्वेश्चन बैंक से टिक लगा लीजिए बाबू, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इतना मेहनत हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 ही सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण से बताइए कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। यानी कोई राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा है तो उसके सामने क्या विकल्प होंगे। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है इसके उत्तर में कि सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला विकल्प है आत्मसमर्पण करना तथा बिना युद्ध के ही दूसरे पक्ष की बात को स्वीकार कर लेना, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है युद्ध से होने वाली क्षति को इस सीमा तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष भय से ही हमला न कर पाए। ठीक है, और युद्ध होने पर विपक्षी को पराजित करना तथा देश की रक्षा करना, ये 3 पॉइंट हैं जो कि सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण को देखते हैं, जो कि 5 नंबर आंसर 50 शब्दों में लिखना होता है, 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पर्यावरण में निम्नीकरण ब्रैकेट में ही क्षरण से जुड़े हुए, ये जो मछली लिखा है इसमें मसले होना चाहिए। देखिए ठीक है, इसमें मसले हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि पर्यावरण में निम्नीकरण क्षरण से जुड़े हुए मसले विश्व राजनीति का हिस्सा कैसे बन गए, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये गलती स्टूडेंट जो है कंप्यूटर के द्वारा हो चुकी है, जो कि कंप्यूटर में जो छपने के द्वारा हो जाती है। ठीक है,
5 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर देखिए, आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से ही आर्थिक विकास के चलते पर्यावरण पर पड़ने वाले, ठीक है, पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। वर्ष 1972 में वैश्विक मुद्दों से संबंधित विद्वानों के एक समूह यहाँ पर देखिए क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित की। संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पर्यावरण के अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना शुरू किया ताकि इनसे संबंधित समस्याओं का हल निकाला जा सके। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था 23 नंबर, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर। ठीक है, संरक्षणवाद क्या है? ठीक है, संरक्षणवाद क्या है? भारत के संदर्भ में इसके 2 परिणाम बताइए। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर देखिए, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई देश अपने व्यापारिक हितों के लिए, ठीक है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई देश अपने व्यापारिक हितों के लिए कुछ आयात निर्यात से प्रतिबंध लगा देता है तो वो संरक्षणवाद कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? संरक्षणवाद कहलाता है। देखिए भारत के संदर्भ में इसके 2 परिणाम निम्नलिखित हैं, बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भारत को व्यापारिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिली। दूसरा है संरक्षणवाद के परिणाम स्वरूप कुछ आवश्यक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपेक्षित रहे और जिससे नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो ये संरक्षणवाद क्या है और भारत में संदर्भ में इसके 2 परिणामों को बताया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है 25 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ष 1964 में भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन क्यों हुआ, इसके बारे में हमें बताना है कि भारतीय जो साम्यवादी 1964 में इसका विभाजन क्यों हुआ। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, वर्ष 1964 में ब्रैकेट में है भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल में वैचारिक मतभेद के कारण विभाजन हुआ। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में विचार रखने वाले अर्थात चीन की विचारधारा को मानने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नाम से एक दल बनाया। ठीक है, तो जो 25 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर देख सकते हैं। मैं समझाऊंगा नहीं स्टूडेंट, मैं सिर्फ क्या आपको क्वेश्चंस का आंसर बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा लंबे नहीं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 26 नंबर है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में वामपंथी एवं दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की विचारधारा में अंतर लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों विचारधाराओं में अंतर बताना है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। उत्तर है दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों का मानना था कि देश में विकास खुली प्रतिस्पर्धा एवं बाजार मूलक अर्थव्यवस्था द्वारा ही संभव हो सकता है, अतः सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या है, सरकार को कम से कम इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। अब हम वामपंथी विचारधारा के बारे में बात कर लेते हैं कि वामपंथी विचारधारा के समर्थकों को मानना था कि गरीब एवं पिछड़े सामाजिक वर्गों का विकास सरकारी नीतियों द्वारा ही संभव है, इसीलिए राज्य आधारित अर्थव्यवस्था ही अच्छी है। ठीक है, तो ये वामपंथी और राजनीतिक दलों की विचारधारा के बारे में बताया गया था, जो कि मैंने बता दिया है। ठीक है, तो टोटल जो 6 क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने दे दिया है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 1 था। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा आता है, तो 30 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएगा, 6 पंचे 30 नंबर। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ठीक है, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछा गया है, जो कि आपके पेपर में टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो शब्द सीमा होता है, यानी कितने शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो वो 150 शब्दों में है। ठीक है, 125 से लेकर 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1971 के चुनाव के परिणाम स्वरूप कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति में क्या बदलाव आया था, इसके बारे में बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए
उत्तर देखिए स्टूडेंट कि वर्ष 1971 के चुनाव के परिणाम स्वरूप कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति में निम्न परिवर्तन आया। ठीक है, निम्न परिवर्तन कैसे आया, पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। देखिए, वर्ष 1971 के चुनाव में विजय प्राप्त करने के पश्चात इंदिरा गांधी ने आर्थिक नीति को राजनीतिक का प्रमुख विषय बनाया और इस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, अब कांग्रेस पूर्ण रूप से अपने सर्वोच्च नेता जो कि इंदिरा गांधी पर पूर्ण रूप से निर्भर होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट, इंदिरा गांधी ने पार्टी में अपने कद को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अनौपचारिक प्रभावशाली नेताओं के समूह यानी सिंडिकेट को राजनीतिक मंच से गायब ही कर दिया। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, वर्ष 1971 से पूर्व कांग्रेस में विभिन्न विचारधारात्मक समूहों का क्या समागम था, लेकिन अब कांग्रेस का संगठन भिन्न भिन्न विचारधाराओं वाले समूहों की समावेशी प्रकार का नहीं रहा था। अब ये अन्य एकाधिकारिता वाला बन गया था। अगला पॉइंट देखिए जो कि था कि इन जो चुनाव परिणामों में इंदिरा गांधी को निर्धनों, महिलाओं, दलित समूहों, जनजाति समूहों का समर्थन मिला और उनकी सफलता से इसी वर्ग का हाथ था। यानी उनकी सफलता में, यानी जो कि इंदिरा गांधी की सफलता में इन्हीं वर्ग या इसी वर्ग का हाथ था। ठीक है, तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर आपको एक प्रश्न के उत्तर पर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, उत्तर के साथ में हम बताएंगे, सरकार द्वारा शुरू की गई बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध निम्नलिखित कारणों से हुआ। देखिए, सबसे पहला कारण है कि इस बांध के निर्माण के कारण 245 गांव डूबने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे थे। दूसरा है, बांध का निर्माण होने से वहां रहने वाले लगभग 2.5 लाख स्थानीय लोगों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई और तथा सरकार द्वारा उस समय पुनर्वास की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये दूसरा होगा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें है कि इस आंदोलन का केंद्रीय विषय यह था कि बांधों के निर्माण जैसी परियोजनाओं से पूर्व लागत लाभ का विश्लेषण किया जाना चाहिए। अगला है कि आंदोलनकर्ताओं का कहना था कि इस प्रकार की परियोजना से लोगों की पुनर्वास, आजीविका, संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगला पॉइंट है कि आंदोलनकारी इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते थे। ठीक है, यानी स्थायी समाधान की भैया इसको हटा लीजिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया, इसके बारे में ये कुछ कारण थे जो कि मैंने बता दिया है। वीडियो को रोक कर भी आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने के कारण का उल्लेख कीजिए। 1989 में जो चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस की जो स्थिति थी प्रेजेंट टाइम की, वो कैसे कमजोर होने लगी थी, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, वर्ष 1989 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने के पीछे निम्नलिखित कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है, केंद्रीय सरकार एवं राजनीतिक में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि हुई। कांग्रेस सरकार के अंदर बढ़ते भ्रष्टाचार ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला है, राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आरक्षण की नीति का भी विकास हुआ। उसके बाद में देखिए वर्ष 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस में सक्षम नेतृत्व का संकट उत्पन्न हुआ। इसने भी कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया। अगला है, कांग्रेस के अंदर बढ़ती अत्यधिक अनुशासनहीनता ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अल्पसंख्यक समुदाय की दी गई अनावश्यक रियासतें तथा दृष्टिकरण की नीति ने भी काफ़ी हद तक कांग्रेस को कमज़ोर बनाया। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय दल की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो कि भैया 1989 में कांग्रेस की स्थिति को कमज़ोर कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो हमने बता दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कोई ऐसे 2 कारण बताइए जो चीन को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बनाने में सहायक हुए हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर के साथ में बताएंगे। उत्तर देखिए,
दो कारण निम्न हैं जो कि चीन को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बनाने में सहायक हैं। सबसे पहला है, चीन को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बनाने में चीन की, ठीक है, चीन की विशाल आबादी, विस्तृत भूभाग, प्राकृतिक संसाधन व क्षेत्रीय अवस्थित सहायक सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त 1970 के दशक में चीन द्वारा अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किए गए, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट है कि चीन द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा चीन ने अपने देश के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोल दिए। व्यापार हेतु नए नियम बनाए गए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया तथा इन क्षेत्रों में व्यापारी संबंधी सभी अवरोधों को हटाया गया। इसके अतिरिक्त चीन ने अन्य देशों में निवेश द्वारा भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, ठीक है। तो ये इसके दो पॉइंट थे जो कि मैंने बता दिया है। 30 नंबर में टोटल जो 4 क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का मैंने बता दिया है। प्रत्येक प्रश्न 6-6 नंबर का होता था, तो 24 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आंसर के साथ में बताया है। और ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा नागरिक शास्त्र का, इसी चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को एक लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया जो कि टोटल आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन में अथवा लगा होता है, किन्हीं एक को करना होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन कि मंडल आयोग का गठन कब और क्यों किया गया, इसकी मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब अथवा लगा, चाहे आप ये वाला कर लीजिए कि नेपाल में राजतंत्र एवं लोकतंत्र के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। 250 से लेकर 300 शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को देना रहेगा, तब जाकर आपको 8 नंबर दिया जाएगा। किसी एक को कर लीजिए, 8 नंबर आपका फिक्स है। फिर उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख क्या है जो अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्रमुख जो अंग है इसके आपको वर्णन करना रहेगा। और इनमें से क्या है, आपको मान लीजिए कि नहीं आता, तब आप ये वाला कर लीजिएगा कि पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के बारे में भारतीय पक्ष की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या है करना है, किसी एक को, इनमें से क्या है 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है, करना 2 को है, प्रत्येक प्रश्न में एक ही करना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये पेपर को मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ में बता दिया, जो कि एक वायरल नागरिक शास्त्र का पेपर है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस पेपर को तैयार करने में, क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।